जो दृश्य आपने अभी देखा, अगर उस दृश्य को देखकर कनाडा या भारत के पुलिस वाले, यहाँ तक कि डॉक्टर भी कुछ अंदाज़ा लगा लेते तो शायद कई जानें बच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी लोग, चाहे वो इंडिया के हों या कनाडा के, सभी लोग केवल अपनी रूटीन ड्यूटी करते रहे, पेमेंट लेते रहे और इग्नोरेंस की वजह से एक के बाद एक 5 लोग रहस्यमयी जहर के कारण मरते रहे। तो जो दृश्य मैंने आपको अभी दिखाया है वो उस कहानी से कैसे रिलेट करता है और क्यों मैं बार बार इस चैनल पर अलग अलग तरह के पॉइजन की पहचान के वीडियोस अपलोड करता हूँ, ये सब आपको अगले कुछ मिनटों में पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 1993 से, जब पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाला 25 साल का पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार युवक रणजीत सिंह खेला काम की तलाश में जगह जगह भटक रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से होती है जिसका नाम था सुखविंदर सिंह ढिल्लो। इन दोनों की मुलाकात कोई औपचारिक तो नहीं थी, ये लोग बस ऐसे ही कोइंसिडेंटली एक दूसरे से मिले थे। मुलाकात के बाद बातों का एक दौर शुरू होता है और रणजीत सिंह को पता चलता है कि सुखविंदर सिंह तो कारों का बहुत बड़ा व्यापारी है, वो भी कनाडा में। यह अभी से नहीं है, बल्कि लगभग पिछले 5 दशकों से हर एक पंजाबी, खासकर सिख कम्युनिटी के लोगों का सपना होता है कनाडा जाना और वहाँ जाकर किसी तरह का काम करके पैसे कमाना। तो रणजीत सिंह को भी अपना भविष्य कनाडा में दिखाई देने लगा और इस भविष्य को दिखाने में उसकी मदद की थी सुखविंदर सिंह ढिल्लो ने। दरअसल सुखविंदर सिंह 90 के दशक की स्टार्टिंग में ही कनाडा चला गया था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी कनाडा में यहाँ वहाँ काम करता रहा और कुछ समय बाद जब उसके पास कुछ डॉलर जमा हो गए तो उसने पुरानी कारों को खरीदने बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते वो इस बिज़नेस में सफल भी हो गया। यहाँ रणजीत सिंह, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, वो अपनी पत्नी को लेकर कनाडा रवाना हो गया क्योंकि सुखविंदर सिंह ने उसे भरोसा दिया था कि कनाडा आ जाओ, अपन मिलकर काम करेंगे। तो रणजीत सिंह अपनी नई पत्नी, जिसका नाम लखविंदर था, और कुछ पैसे लेकर कनाडा के हैमिल्टन शहर पहुंच गया और कारों के धंधे में सुखविंदर का पार्टनर भी बन गया। इन दोनों का घर आसपास ही था और ये दोनों बिल्कुल एक फैमिली की तरह वहाँ रहने लगे। इस बीच उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने लगा, लेकिन उन्हें पुरानी कारों की खरीदी और बिक्री के लिए कई बार शहर से बाहर जाना पड़ता था, अलग अलग शहरों में भी जाना पड़ता था और सफ़र में कई बार इन्हें गाड़ियों के एक्सीडेंट और लोगों की डेथ भी देखनी पड़ती थी। तब सुखविंदर सिंह के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने रणजीत से कहा कि क्यों ना हम अपना बीमा करवाएं, वैसे भी हम शहर के बाहर जाते रहते हैं। मान लो अगर कभी हमारे साथ ऐसी दुर्घटना होती है और हम में से किसी एक की मौत हो जाती है तो पूरा भार एक अकेले आदमी पर ना पड़े और हमारा बिजनेस भी चलता रहे, इसलिए हम अपना जॉइंट बीमा करवा लेते हैं। रणजीत सिंह मान गया और सुखविंदर सिंह ने दोनों का $1-1 लाख का बीमा करवा लिया और बीमे की शर्त यह थी कि यदि इनमें से किसी की भी एक की डेथ हो जाए तो सारा पैसा यानी कि $2 लाख दूसरे पार्टनर को अपने आप मिल जाएंगे। बीमे के कुछ दिनों के बाद एक शाम जब लखविंदर घर के कामों में लगी हुई थी, तभी उसे बाहर के कमरे से रणजीत के चीखने की आवाज़ें आने लगी। वो दौड़कर बाहर आई। उन्होंने देखा कि रणजीत नीचे फर्श पर पड़ा है और दर्द से बुरी तरह से तड़प रहा है। लखविंदर बदहवास सी उसे संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन रणजीत का शरीर किसी धनुष की तरफ पीछे की ओर ऐंठने लगा और उसकी आंखें भी ऊपर चढ़ गईं। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई, यानी कि लखविंदर ने, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर भी रणजीत को बचाया ना जा सका और जून 1996 में उसकी मौत हो गई। रणजीत सिंह की इस दर्दनाक मौत से सभी आश्चर्यचकित होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे। कनाडा के अस्पताल में जो डॉक्टर थे, उन्होंने भी कभी इस तरह का मामला नहीं देखा था। कल तक तो रणजीत स्वस्थ था, लेकिन आज अचानक क्या हुआ किसी को अंदाज़ा नहीं लग रहा था। रणजीत की मौत की खबर सुखविंदर को भी लगी तो वो भारी मन से अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में पता चला कि रणजीत के शरीर पर ना तो किसी तरह की चोट का निशान है और ना ही उसे किसी तरह का जहर दिया गया है। ये एक बहुत ही रहस्यमयी मौत थी, इसलिए हैमिल्टन पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ एक पार्टनर की मौत होने से बीमे की रकम दूसरे पार्टनर यानी सुखविंदर सिंह ढिल्लो को मिलना थी। रकम दिए जाने से पहले बीमा कंपनी ने दस्तावेजों की जांच की, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब इंश्योरेंस क्लेम के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एलियट क्लिफ सुखविंदर सिंह से मिले तो वो उसे पहचान गए, क्योंकि इससे पहले भी वो सुखविंदर से मिल चुके थे, जो तब बीमा की राशि का क्लेम मांगने आया था जब उसकी पत्नी परवेश कौर की मौत हुई थी। दरअसल जून 1996 से लगभग 1.5 साल पहले फरवरी 1995 में सुखविंदर सिंह की पत्नी परवेश कौर की भी मौत हो गई थी और जिसके नाम पर भी लगभग $2 लाख का बीमा था और ये रकम भी सुखविंदर सिंह को मिली थी।
ऑफिसर क्लिफ को सुखविंदर पर शक हुआ, क्योंकि लगभग 2 सालों के अंदर ही सुखविंदर सिंह की जान पहचान के 2 लोगों की रहस्यमयी मौत हुई थी और दोनों का नाम बीमा था और दोनों का क्लेम सुखविंदर सिंह ने लिया था। ऑफिसर क्लिफ ने जब ये बात हैमिल्टन पुलिस को बताई तो पुलिस ने इस मामले की जांच का जिम्मा एक प्राइवेट डिटेक्टिव वर्नर कोरल को सौंप दिया। कोरल को पता था कि हालांकि परवेश कौर का बीमा कनाडा में था, लेकिन उसकी मौत के तुरंत बाद सुखविंदर भारत चला गया था, इसलिए उसे भारत में भी जांच पड़ताल करना ज़रूरी था और इसके लिए कोई ना कोई सहायक तो चाहिए ही था। तो कोरल के सहायक के रूप में एक भारतीय डिटेक्टिव केविन को चुना गया। यहाँ से ये दोनों पंजाब आकर पंजाब पुलिस से मिले और इन्हें सारा घटनाक्रम बताया। दोनों ने पंजाब पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि परवेश की मौत के 2 महीनों बाद ही सुखविंदर ने जालंधर की रहने वाली सरबजीत कौर बरार से भी शादी की थी। बरार के घर वालों ने, क्योंकि सुखविंदर कनाडा में रहता था, इसलिए काफ़ी सारा दहेज भी दिया था। लेकिन सुखविंदर यहाँ भी नहीं रुका था। सरबजीत के साथ ही उसने गुपचुप ढंग से पंजाब के कपूरथला में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था खुशविंदर सिंह प्रीत, उससे भी शादी की थी और यहाँ से भी काफ़ी सारा दहेज लिया था। दहेज का सारा माल इकट्ठा करके वो कनाडा चला गया, लेकिन यहाँ ना तो सरबजीत और ना ही खुशविंदर, दोनों का वीज़ा नहीं था, इसलिए दोनों यही रह गई और कागजात तैयार करवाने में जुट गई। कागजात तैयार करवाने में कुछ महीनों का समय तो लग ही जाता है। इस बीच सुखविंदर को पता चला कि सरबजीत कौर ने 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया है। सुखविंदर अपने दोनों बच्चों को देखने कनाडा से भारत वापस आया। दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद ही उनकी अजीब ढंग से मौत हो गई। किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है, और क्योंकि मामला बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें अंतिम संस्कार की जगह दफनाया गया। कोई जांच पड़ताल भी नहीं हुई। इस दुर्घटना से सुखविंदर बहुत ज़्यादा दुखी था और उसने सरबजीत से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए गांव यानी कि लुधियाना जा रहा हूं। हालांकि सुखविंदर ने लुधियाना जाने का कहा तो था, लेकिन वो वहां ना जाकर सीधे पहुंचा अपनी तीसरी पत्नी खुशविंदर कौर के पास, जो बहुत खुश थी कि अब उसका पति उसे कनाडा वापस लेकर जाएगा। खुशविंदर ने भी ऐसा ही कहा और उससे कहा कि पहले अपना मेडिकल चेकअप करवा ले, क्योंकि विदेश जाने से पहले ऐसा करना ज़रूरी होता है। यहाँ सुखविंदर अपनी तीसरी पत्नी यानी खुशविंदर को उसके गांव छोड़कर जैसे ही लुधियाना पहुंचा, वहाँ उसे पता लगा कि खुशविंदर की मौत हो गई है। मौत के दौरान खुशविंदर का शरीर बुरी तरह से पीछे की ओर अकड़ गया था, साथ ही उसका चेहरा भी डरावना हो गया था। डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खुशविंदर के साथ ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि खुशविंदर की मौत किसी अज्ञात बीमारी से हुई है। अब यहाँ स्टोरी रोककर मैं आपसे 2 बातें सोचने के लिए कहूँगा कि क्या पुलिस और डॉक्टर या मेडिकल कम्युनिटी के लोग अभी इतने लापरवाह हैं या हमेशा से लापरवाह रहे हैं। कल तक जो लेडी विदेश जाने के लिए मेडिकल टेस्ट करवा रही थी, उसकी आज अचानक मौत हो जाती है और डॉक्टर रिपोर्ट बनाते कि अज्ञात बीमारी के कारण यह मौत हुई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नौकरी करने वाले लोग केवल ट्रेंड होते हैं, केवल ट्रेंड, जो अपनी नौकरी के वर्क एरिया के बाहर ना तो कुछ सोच पाते हैं और ना ही उन्हें कुछ समझ में आता है। अगर परवेश कौर की मौत के समय ही डॉक्टरों ने यह नोटिस किया होता कि यह किसी पॉइजन का काम है, या कम से कम एक बार शक तो किया होता, तो इतने लोगों की मौत नहीं होती। पॉइजन से रिलेटेड वीडियोस बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी यानी आम जनता पहचाने के अलग अलग पॉइजन के क्या लक्षण होते हैं, पॉइजनिंग की कंडीशन में लोगों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यदि आप इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट को देखें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी पत्नी की मौत के कुछ ही दिनों के बाद सुखविंदर ने चौथी शादी भी कर ली और उसकी चौथी पत्नी का नाम था सुखविंदर कौर ग्रेवाल। यहाँ डिटेक्टिव केविन और वॉरेन आए तो रणजीत सिंह खेला की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने थे, लेकिन यहाँ तो सुखविंदर सिंह ढिल्लों के शैतानी कारनामों के राज खुलते ही जा रहे थे। तो सबसे पहले डेड बॉडीज़ के सैंपल लेने का डिसीजन लिया गया ताकि फॉरेंसिक जांच की जा सके। अब चूंकि खुशविंदर कौर प्रीत का तो अंतिम संस्कार हो चुका था, इसलिए उन्होंने पंजाब पुलिस की मदद से दोनों बच्चों की लाशों को निकलवाया और उनके सैंपल लिए। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि दोनों बच्चों के शरीर में एक खतरनाक जहर स्ट्राइक्निन के ट्रेसेस हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं उस वीडियो की छोटी सी क्लिप देख लीजिए जो कि स्ट्राइक्निन पॉइजन पर बनाया गया था। आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वेलकम टू इंडेप्थ चैनल। आज मैं आपको जिस पॉइजन के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर किसी को तड़पता हुआ देखना है तो यह जहर उसके लिए परफेक्ट है। अब थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और बात करते हैं नक्स वोमिका के बारे में। अगर होम्योपैथी के स्टूडेंट इसे देख रहे हैं तो वो इसके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे।
नक्स वॉमी कई दवाइयों का, स्पेशली होम्योपैथिक दवाइयों का एक असेंशियल पार्ट है। लेकिन यह इतना खतरनाक पॉइजन है कि जिसने इसे कंज्यूम किया उसकी बात तो अलग है, लेकिन इससे होने वाली मौत को भी कोई सामान्य इंसान देख नहीं सकता। एक बात और बता दूं कि स्ट्राइकनिन और टिटनस के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। टिटनस कितनी खतरनाक कंडीशन है और ये कितनी आसानी से हो सकती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अभी आप ये जान लीजिए कि स्ट्राइकनिन से पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है और इंसान आमतौर पर दम घुटने से ही मरता है, क्योंकि वो सभी मांसपेशियाँ जो हमारे एयरवे को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि लैरिंग्स, फेरिंग्स, लंग्स और बाकी सब, इन सभी को लकवा मार जाता है और इंसान सांस ही नहीं ले पाता। तो दोनों बच्चों के शरीर में स्ट्राइकनिन मिला, जिसे कि कुचीला का जहर कहा जाता है। वहाँ कनाडा में रंजीत सिंह के शरीर में भी इस जहर के अंश मिले। अब तक सभी को समझ में आ चुका था कि सुखविंदर सिंह ढिल्लो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर और सीरियल किलर है, जिसने कम से कम 5 हत्याएं की हैं, जिनमें से 2 तो बच्चे ही थे। उसे गिरफ्तार किया गया और कनाडा के मॉन्ट्रियल कोर्ट में उस पर मुकदमा चला, जहां उसे 5 हत्याओं का दोषी माना गया। हालांकि 5 में से 3 हत्याएं भारत में हुई थी, इसलिए उस पर केवल 2 हत्याओं का मुकदमा चलाया गया। और इस दौरान यानी कि 2001 में हमारी भारत सरकार, जिसकी ये ड्यूटी थी कि वो 3 हत्याओं के मामले में भी सुखविंदर ढिल्लो को दोषी बनाकर फांसी की सजा दे, लेकिन हमारी सरकार चुपचाप तमाशा देख रही थी कि कैसे कनाडा की कोर्ट ने सुखविंदर को आजीवन कारावास की सज़ा दे दी। इसलिए मैं आप सभी से बार बार कहता हूं कि हमें सरकारों से, सरकारी नौकरी करने वालों से और इनसे जुड़े हुए लोगों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग केवल अपनी नौकरी कर रहे हैं। ये लोग आउट ऑफ द वे जाकर ना तो कुछ करना चाहते हैं और ना ही कुछ सोच सकते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथों में ही रखनी चाहिए। खैर, नवंबर 2013 में सुखविंदर सिंह ढिल्लो की कनाडा में ही कैंसर से मौत हो गई और भारत सरकार ने उस पर क्या चार्ज लगाए, क्या किया, ये किसी को भी नहीं पता। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस दुखद कहानी का अंत होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।